नमस्कार दोस्तों। कोरोना काल में जहां हर तरफ से बुरी और दिल को दहला देने वाली खबरें आ रही हैं, वहीं हम आप लोगों के लिए कुछ अच्छी और सुकून देने वाली खबरें लेकर हाजिर हैं। दरअसल विश्व स्वास्थ्य संगठन की प्रमुख वैज्ञानिक ने वैक्सीन को लेकर बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि युवा शक्ति को वैक्सीन के लिए 2022 तक इंतजार करना पड़ सकता है। तो वहीं सस्ती और जल्द नतीजे देने वाली पेपर स्ट्रिप वाली फेलुदा तकनीक जल्द ही बाजार में आ सकती है। इसके साथ ही लंदन में आज रात से नए और कड़े नियम लागू होने जा रहे हैं। इसके तहत लोग अब अपने घर के बाहर किसी से मिल नहीं पाएंगे। दोस्तों, इन खबरों के साथ ही हम आप लोगों को बताएंगे कि कौन से ब्लड ग्रुप वालों को कोरोना का खतरा नहीं होता है। पीएम मोदी ने सीरो सर्वे बढ़ाने पर दिया जोर। दोस्तों, पीएम मोदी ने कोरोना टेस्ट और सीरो सर्वे को और ज्यादा बढ़ाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि सभी के लिए कम कीमत पर नियमित तौर पर तेजी से जांच की सुविधा जल्द से जल्द उपलब्ध होनी चाहिए। पीएम ने कहा कि उनकी सरकार कम कीमत पर सभी को वैक्सीन मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध है। पीएम ने भारतीय वैक्सीन निर्माताओं की कोशिशों की भी तारीफ की। पीएम ने कहा कि देश सभी के लिए आसानी से और कम कीमत में कोरोना की जांच, वैक्सीन और इलाज मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध है। कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ जंग में लगातार नजर रखने और उच्च स्तर पर तैयारी रखने का आह्वान करते हुए पीएम ने हेल्थ अथॉरिटीज को निर्देश दिए कि वे कोरोना के टेस्ट और सीरो सर्वे को बढ़ाएं। बाजार में आने को तैयार फेलुदा टेस्ट तकनीक। दोस्तों, कोरोना वायरस से जंग में भारत की पेपर बेस्ड टेस्ट स्ट्रिप फेलुदा गेम चेंजर साबित हो सकती है। ये टेस्ट स्ट्रिप बाजार में आने के लिए तैयार है। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने पिछले महीने भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की गुणवत्ता बेंचमार्क को पूरा करने के बाद इसे मंजूरी दे दी थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कुछ समय पहले कहा था कि फेलुदा जल्द ही बाजार में उपलब्ध होगी। दरअसल फेलुदा तकनीक से कुछ ही मिनटों में टेस्ट परिणाम प्राप्त हो सकते हैं, जबकि मौजूदा आरटी-पीसीआर किट इसके लिए 4 से 5 घंटे का समय लेती है। फेलुदा आरटी-पीसीआर परीक्षण किट की तुलना में 3 से 5 गुना सस्ती भी है। टेस्ट के लिए विकसित की गई फेलुदा टेस्ट प्रेगनेंसी स्ट्रिप टेस्ट की तरह होती है। इस स्ट्रिप का इस्तेमाल पैथ लैब में भी आसानी से किया जा सकता है। 2022 तक करना होगा कोरोना वैक्सीन का इंतजार। दोस्तों, वैक्सीन को लेकर अलग अलग देश अलग अलग दावे कर रहे हैं, लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन की मुख्य वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन ने कहा है कि एक स्वस्थ और युवा व्यक्ति को कोरोना वायरस वैक्सीन प्राप्त करने के लिए 2022 तक इंतजार करना पड़ सकता है। स्वामीनाथन ने इस बात पर भी जोर दिया कि स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और उच्चतम जोखिम वाले लोगों को इसके लिए प्राथमिकता दी जानी चाहिए। सौम्या स्वामीनाथन ने दोहराया कि बड़े पैमाने पर शॉट्स की संभावना नहीं थी। इसके अलावा ये पता लगाने के लिए कि सुरक्षित वैक्सीन की खोज में सबसे पहले कौन बाजी मारेगा, इस पर उन्होंने कहा कि अभी इस पर काम किया जा रहा है। स्वामीनाथन ने कहा कि ज्यादातर लोग इससे सहमत हैं कि टीकाकरण पहले स्वास्थ्य देखभाल करने वाले श्रमिकों और फ्रंट लाइन श्रमिकों के साथ शुरू हो रहा है। सर्दियों में बूंदों से कोरोना के प्रसार का खतरा। दोस्तों, भारत में सर्दी बढ़ने के साथ ही सरकार कोरोना को लेकर एहतियात बरतने की अपील कर रही है। वहीं वैज्ञानिकों ने भी महामारी के सर्दियों में नया रूप देने की बात कही है। उनके अनुसार घर में वायरस हवा में जिस तरह से फैलता है, उसी तरह सर्दियों में ये वायरस सांस से निकलने वाली बूंदों से ज्यादा फैल सकता है। नैनो जर्नल में प्रकाशित शोध के अनुसार मौजूदा समय में जिस नियम का पालन हो रहा है वो इस प्रकार की रोकथाम के लिए पर्याप्त नहीं है। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के वैज्ञानिकों ने अध्ययन के दौरान पाया कि कई तरह की परिस्थितियों में सांस से निकलने वाली बूंदें 6 फुट से अधिक की दूरी तय करती हैं। वैज्ञानिकों ने समझाया है कि सर्दियों में वायरस जमीन पर गिरने से पहले 19.7 फुट तक जा सकता है। बेंगलुरु में लगातार बढ़ रहा है कोरोना का ग्राफ। दोस्तों, पिछले 3 हफ्तों के दौरान भारत में खासकर इसके सबसे बड़े शहरों में कोरोना को लेकर ज्यादातर अच्छी खबरें आई हैं, लेकिन बेंगलुरु इसका एक अपवाद रहा है। हालांकि प्रशासन का कहना है कि बेंगलुरु में लगातार बढ़ते केस की संख्या बेहतर टेस्टिंग की वजह से है, लेकिन ये बात पूरी तरह से सच नहीं है। बेंगलुरु में कोरोना का प्रकोप दिल्ली, मुंबई या चेन्नई की तुलना में काफी बाद में शुरू हुआ, लेकिन एक बार शुरू होने के बाद इसमें लगातार उछाल जारी है। जुलाई के बाद बेंगलुरु की तुलना के लिए पुणे सबसे करीब था, लेकिन 1 महीने बाद यहाँ भी केस में उछाल आया और हर दिन करीब 2000 केस बढ़ने लगे। बेंगलुरु में सबसे ज्यादा कोरोना के एक्टिव केस हैं। हालांकि कुल केसेस की संख्या के लिहाज से देखें तो बेंगलुरु दिल्ली से बहुत पीछे नहीं है। कोरोना के नए स्ट्रेन के इंसानों में फैलने का खतरा। दोस्तों, कोरोना वायरस का एक स्ट्रेन जो अब तक सुअरों को बीमार करता रहा है, उससे इंसानों को भी खतरा हो सकता है। एक स्टडी में जानकारी मिली है कि कोरोना वायरस के स्ट्रेन से इंसान भी संक्रमित हो सकते हैं।
कोरोना वायरस का ये स्ट्रेन 2016 से ही सुअरों में बीमारी फैला रहा है। डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वायरस के सीओवी स्ट्रेन की वजह से चीन में सुअरों को डायरिया और वॉमिटिंग जैसी तकलीफें होने का मामला सामने आया था। ऐसा समझा जाता है कि शुरुआत में कोरोना का ये स्ट्रेन चमगादड़ से ही सुअर में पहुंचा था। अमेरिका के वैज्ञानिकों की स्टडी के दौरान पता चला कि कोरोना वायरस का ये स्ट्रेन इंसान के श्वसन तंत्र और लीवर आंतों में फैल सकता है। लंदन में आज से लागू होंगे कड़े नियम। दोस्तों, लंदन में कोरोना वायरस के संक्रमण पर रोक लगाने के लिए लॉकडाउन के टियर 2 लेवल का ऐलान किया गया है। ये शुक्रवार रात से लागू होगा। इस दौरान लोग अपने घर के बाहर किसी से भी नहीं मिल पाएंगे। सरकार ने कहा कि लोगों को जहां तक संभव हो यात्रा से बचना चाहिए। लंदन के मेयर के एक प्रवक्ता ने कहा कि वायरस अब लंदन के हर कोने में बहुत तेजी से फैल रहा है। मामलों की संख्या तेजी से बढ़ रही है और हम जो भी संकेत देखते हैं वे गलत दिशा में बढ़ रहे हैं। दरअसल इंग्लैंड का अधिकांश हिस्सा मध्यम अलर्ट स्तर पर बना हुआ है, जिसके तहत सुरक्षित नियमों के तहत कारोबार और अन्य काम करना जारी रखने की अनुमति दी गई है। ओ ब्लड ग्रुप वालों को कोरोना का खतरा कम। दोस्तों, कोरोना के रहस्यों से पर्दा उठाने का दौर जारी है। इस बीच शोधकर्ताओं ने अध्ययन के दौरान पाया कि ओ ब्लड ग्रुप वालों में कोरोना संक्रमण का खतरा कम होता है। अगर वो बीमार भी पड़ते हैं तो अंगों की जटिलताओं सहित अन्य गंभीर परिणामों की आशंका भी काफी कम होती है। ब्लड एडवांसेस पत्रिका में प्रकाशित शोध में यहाँ तक दावा किया गया है कि ओ ब्लड ग्रुप वाले कोरोना की चपेट में कम ही आते हैं। शोधकर्ता यूनिवर्सिटी ऑफ साउदर्न डेनमार्क के टोरबन बैरंगटन का कहना है कि उनके देश की स्थितियां अलग हैं। आबादी कम होने के कारण समूहों को नियंत्रित किया जा सकता है। मजबूत सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं, प्रयोगशाला के आंकड़ों के संग्रह की केंद्रीकृत व्यवस्था और नियंत्रित आबादी हमारे अध्ययन को मजबूत आधार देती हैं।